हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 31 मार्च 2025 मंडे यानी सोमवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के सेशन पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से हर दिन की तरह ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन वीडियोस को देखते हैं, फॉलो करते हैं और कुछ भी नया आप लोग अगर सीख रहे हैं या कुछ भी आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा इस सेंस में कि ये जो सेशंस हैं, ये जो वीडियोज़ हैं वो इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। बट हमें उसके लिए आपके साथ और कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें जितना भी आपसे हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि हम लोग एक सी सेट की एक रिवीजन सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग 2011 से लेकर 2024 तक के सी सेट के जो PYQs होंगे उनको टॉपिक वाइज कवर करेंगे और ये सीरीज़ जो है वो एक 45 डेज़ की सीरीज़ रहेगी और पूरी तरीके से फ्री है ऑन यूट्यूब, है ना। कल इसके बारे में मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि किस तरीके से ये पूरी सीरीज़ रहेगी, तो आप एक बार उसको देख लें। और कल यानी कि 1 अप्रैल से ये सीरीज़ शुरू हो रही है। ठीक है, चलिए तो आप में से मतलब जो भी लोग इस बार पेपर दे रहे हैं, प्रीलिम्स का पेपर, UPSC सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स का, वो इस सीरीज़ से ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ उठाएंगे, कुछ बेनिफिट उनको होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और देखते हैं आज क्या क्या मेन आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, ये आज का फ्रंट पेज है। ऐसा यहाँ पर कोई बहुत खास न्यूज़ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो हम लोगों ने म्यांमार का जो भूकंप डिस्कस किया था ना, म्यांमार में भी अर्थक्वेक आया कुछ दिन पहले, वहाँ पर एक चीज़ तो ये है कि जो डेथ टोल है वो बढ़ के 1700 से ऊपर पहुँच गया है। ठीक है, 1700 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मौत हो गई है। काफ़ी दुखद घटना है। और मैं एक चीज़ जो कल के न्यूज़पेपर में थी, हालांकि वो जस्ट आप उसका नाम याद रखिएगा कि इंडिया ने भी वहाँ पर मदद भेजना शुरू कर दिया है। तो एक ऑपरेशन का नाम सामने आया है, उसका नाम आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, दैट इज़ ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा, इनाम याद कर लीजिएगा कि भारत ने म्यांमार के भूकंप को लेकर जो सहायता पहुंचाई है या जो सहायता पहुंचाई जा रही है भारत की तरफ से, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, क्लियर है बात? ये आप यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा। बाकी ऐसा सच यहाँ पर कोई और ख़ास न्यूज़ नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइडियाज़ पेज में एक आर्टिकल है जो बात कर रहा है कि हमारे देश के टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर को, क्योंकि इसमें टारगेट रखा गया है 2030 तक ये जो सेक्टर है ये 100 बिलियन अचीव कर लेगा। ठीक है, डॉलर 100 बिलियन डॉलर का ये सेक्टर होगा। तो इसमें कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ना। ऑथर का कहना है कि ये टारगेट तब तक अचीव नहीं किया जा सकता जब तक इसमें कुछ ड्रामेटिक और गेम चेंजेस रिफॉर्म ना लाए जाएं। तो उस बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा आर्टिकल है, पूरे सेक्टर को एक्सप्लेन करता है ना। इसके बाद यहाँ पर ऐसा और कोई खास न्यूज़ नहीं है। एक्सप्लेन पेज पर हम लोग एक आर्टिकल देखेंगे जो बात कर रहा है कि डीप सी माइनिंग के लॉन्ग इम्पैक्ट्स या लास्टिंग इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, मतलब लंबे समय तक क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं डीप सी माइनिंग के। ठीक है, अभी हमने 2 दिन पहले ही इंडिया के डीप सी चैलेंजेस को लेकर भी बात की थी, तो यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे। ट्रंप का ग्लोबल टैरिफ या ट्रंप का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो 2 तारीख से यानी कि परसों से शुरू होने वाला है। तो इसको लेकर हालांकि हम लोग बात पहले कर चुके हैं, है ना। क्योंकि ट्रंप ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि एक तो उनके देश का जो ये है ट्रेड डेफिसिट, व्यापार का जो घाटा है वो लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास का हो गया है, तो उसको कम करना चाहते हैं। दूसरा जो डॉलर है, उनका ये भी मानना है कि डॉलर ओवर वैल्यूड है। इससे पहले एक बार डॉलर को की वैल्यू थोड़ा सा डिवैल्यूएशन करने की कोशिश की गई थी, आपको याद होगा 1985 के प्लाजा अकॉर्ड की हमने बात की थी, है ना। अभी फिर से ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों ने स्पेक्यूलेट किया था मारा लागो अकॉर्ड नाम से कुछ, है ना। तो वो चीज़ हमने देखी थी। मैं आर्टिकल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। एज सच नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मतलब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं चीज़ें, जस्ट एक बार आप लोग गो थ्रू कर लेना।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे एक फेस्टिवल का नाम है, जस्ट आपको ये नाम पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि दिस इज़ रिलेटेड टू व्हाट, या ये जो टर्म है ये क्या है। तो यहाँ पर जो जो नाम दिया गया है फेस्टिवल का, दैट इज़ सरहुल। ठीक है, नाम आपको आई थिंक विजिबल होगा। ठीक है, सरहुल। तो सरहुल बेसिकली क्या होता है, एक ट्राइबल फेस्टिवल होता है जो आपका झारखंड, उड़ीसा, बिहार, इस एरिया के ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये फेस्टिवल बेसिकली मार्क करता है उनका जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। ठीक है, जो नव वर्ष या न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है उसको ये मार्क करता है। और यहाँ पर बेसिकली जो साल का पेड़ होता है, जो साल का ट्री होता है, उसको यहाँ पर जो है उसकी पूजा वगैरह की जाती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। सरहुल अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी कि सरहुल रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज वर्ड, तो इट इज़ अ ट्राइबल फेस्टिवल। ठीक है, ट्राइबल फेस्टिवल जो है जो आप कह सकते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए मनाया जाता है। ठीक है, बाकी ऐसा यहाँ पर भी कुछ नहीं है। आप चाहो तो अगेन आई विल शेयर दिस आर्टिकल विद यू, पढ़ लेना एक बार, ऐसा कुछ खास लेकिन इसमें भी नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये 2 आर्टिकल्स हम लोग आज देखेंगे। और एक आर्टिकल मैंने आपको बताया कि हमारा पिछला बचा हुआ है, जो आर्टिकल बात करता है अबाउट कि जो जजेस के पास एसेट या संपत्ति होती है उसको डिक्लेरेशन करने का, उसकी घोषणा करने का क्या प्रोविज़न है, क्या प्रावधान है, और कैसे वो जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको जो अपने एसेट्स डिक्लेयर करने होते हैं उससे वो कैसे अलग है ना। एक आर्टिकल हमारा ये बचा हुआ है, तो एक हम ये देखेंगे और आज के बाकी 2 आर्टिकल्स ये देखेंगे। एक तो लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ डीप सी माइनिंग और दूसरा वो टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री वाला, है ना। चलो, तो एक एक करके इन 3 आर्टिकल्स को हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जजेस के एसेट्स की बात कर लेते हैं, डिस्क्लोजर नॉर्म्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस विद द पॉलिटिशियंस। अब ये मामला सामने क्यों आ रहा है, ठीक है, जजेस के पीछे आजकल, मतलब जजेस को लेकर इतने सारे न्यूज़ आर्टिकल्स क्यों आ रहे हैं? वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं, मतलब अब तो खैर इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने भी उस ट्रांसफ़र को अप्रूव कर दिया है, मैंने आपको बताया ही था, है ना। तो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जो इतना सारा कैश मिला है उससे कुछ कंसर्न्स, कुछ चिंताएं जो हैं वो रेज हुई हैं, उजागर हुई हैं रिगार्डिंग द करप्शन इन इंडियाज़ हायर जुडिशरी, कि भारत की जो हायर जुडिशरी है, जो उच्च न्यायपालिका है, उसमें करप्शन को लेकर कुछ चिंताएं सामने आई हैं। ठीक है, among other things it has given impetus to those arguing for the public disclosure of judges assets and liabilities। बाकी चीज़ों के साथ साथ इसमें उन लोगों को, मतलब जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि जजेस को अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का पब्लिकली डिस्क्लोजर करना चाहिए, उनकी आवाज़ को और ज़्यादा मजबूती इस घटना से मिली है। अनलाइक अदर पब्लिक सर्वेंट्स, जजेस आर नॉट बाउंड टू मेक दिस इंफॉर्मेशन पब्लिक एंड इन द मेजोरिटी ऑफ केसेस दे हैव नॉट डन सो। ठीक है, बाकी पब्लिक सर्वेंट्स की तरह जजेस जो हैं अपनी ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन को पब्लिक करने के लिए दे आर नॉट बाउंड नहीं है। ठीक है, और कुछ केसेस में रिकमेंडेटरी होता है कि वो डिस्क्लोज करें, तो ज़्यादातर केसेस में उन्होंने नहीं किया हुआ है। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा कि जजेस आर नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन। अब इसमें देखिए 1997 में उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे JS वर्मा। उसमें उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग होती है, एक बैठक होती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट एक प्रस्ताव, एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करता है जिसमें ये कहा गया कि एवरेज जज शुड मेक अ डिक्लेरेशन ऑफ ऑल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन देयर नेम्स, इन द नेम्स ऑफ देयर स्पाउसेस और एनी अदर पर्सन डिपेंडेंट ऑन देम टू द चीफ जस्टिस। ठीक है, उस रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि हर जज, जो भी जज है, उसको अपने एसेट्स का डिक्लेरेशन करना होगा। ठीक है, जो भी उसके पास एसेट्स हैं, जो भी उसकी संपत्ति है, चाहे वो रियल एस्टेट के फॉर्म में हो या फिर उसने अपने नाम पर या उसके स्पाउस के नाम पर कोई इन्वेस्टमेंट है, या फिर कोई व्यक्ति उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके नाम पर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है, तो ये सब चीज़ें चीफ जस्टिस को डिक्लेयर करनी होंगी। ऐसा रिजोल्यूशन यहाँ पर पास हुआ 1997 में। ठीक है, दिस वॉज नॉट अ कॉल फॉर पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द एसेट्स ऑफ जजेस, ओनली अ डिस्क्लोजर टू द चीफ जस्टिस। तो ये भी जो डिस्क्लोजर की बात थी 1997 में, ये ऐसा नहीं था कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए डिस्क्लोज की जाएगी। ठीक है, जजेस को बोला था कि आप डिस्क्लोज करेंगे चीफ जस्टिस के सामने और ये इन्फॉर्मेशन चीफ जस्टिस तक रहेगी। ठीक है,
अब इसके बाद एक मीटिंग होती है 8 सितंबर 2009 को। सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने रिजॉल्व किया टू डिक्लेयर द एसेट्स ऑफ जजेस ऑन द कोर्ट्स वेबसाइट। ठीक है, उसमें यह कहा गया कि जो जजेस के एसेट्स है, जो संपत्ति है, उनको कोर्ट की वेबसाइट पर डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन उसमें यह भी कहा गया कि ये प्योरली वॉलंटरी बेसिस पर है, कि जो चाहे उसकी डिस्क्लोज की जाएगी, जो नहीं चाहेगा उसकी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। एंड दीज डिक्लेरेशंस अपीयर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट इन नवंबर दैट ईयर, आफ्टर विच अ फ्यू हाई कोर्ट्स फॉलोड सूट। ठीक है, तो उसी साल यानी कि 2009 में इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में देखने को मिली, और फिर उसके बाद ऐसा ही कुछ हाई कोर्ट्स में भी देखने को मिला। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है वो 2018 से अपडेट हुई नहीं है इस बारे में, है ना। इनफैक्ट द वेबसाइट डज नॉट कंटेन द डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय करंट जजेस। जो अभी करंट जजेस हैं उनकी तरफ से जो डिक्लेरेशन सबमिट किए गए हैं उसको लेकर इन्फॉर्मेशन वेबसाइट में अपडेटेड नहीं है। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ 28 जजेस ऑफ द कोर्ट, टोटल 33 जजेस हैं, 28 जजेस की लिस्ट दी गई है हु हैव सबमिटेड देयर डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स टू द सीजीआई। ये लिखा गया है कि ये 28 जज हैं जिन्होंने सीजीआई को अपने एसेट्स का डिक्लेरेशन सबमिट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन किसके पास क्या है, वो एसेट्स वहाँ पर पब्लिश नहीं है। डिक्लेरेशन बाय फॉर्मर जजेस हैव ऑल्सो बीन रिमूव फ्रॉम द वेबसाइट। और जो पहले के जजेस थे उनके जो डिक्लेरेशंस थे एसेट्स को लेकर वो भी वेबसाइट से हटा दिए गए हैं। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट द एपेक्स कोर्ट in 2019 held that judges personal assets and liabilities are not personal information। और ये सब चीज़ें इसके बावजूद है कि कोर्ट ने 2019 में ये कहा था कि जजेस के जो पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, दिस वॉज अ केस दैट बिगेन इन जनवरी 2009। ये केस की शुरुआत 2009 में होती है जब एक आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष चंद्र अग्रवाल ने आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करी to determine whether Supreme Court judges had indeed declared to their assets to the CJI as had been resolved in 1997। तो उन्होंने ये जानने के लिए आरटीआई फाइल की थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सीजीआई को वाकई में अपनी एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, जैसा कि 1997 की मीटिंग में रिजोल्यूशन पास किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद ये चीज़ें सामने आई हैं। अब कुछ हाई कोर्ट्स की सिचुएशन अगर हम देखें तो इस साल के मार्च महीने के अनुसार, मतलब मार्च महीने तक का डेटा है, सारे के सारे हाई कोर्ट्स की अगर हम मिला दें, पूरे देश में जितने भी राज्यों में हाई कोर्ट्स हैं, सारे हाई कोर्ट्स में 770 जजेस हैं टोटल मिला के। उनमें से सिर्फ 97 जजेस, ओनली 97 जजेस ऐसे हैं, वो भी सिर्फ 7 हाई कोर्ट से, दैट इज़ दिल्ली, पंजाब एंड हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मद्रास, छत्तीसगढ़, केरला एंड कर्नाटक, जिन्होंने अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को पब्लिकली डिक्लेयर किया हुआ है। मतलब टोटल 770 में से सिर्फ 97 जजेस ने, और वो भी सिर्फ इन 7 हाई कोर्ट्स के। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि 13% से भी कम ये संख्या है जिन्होंने अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ डिक्लेयर किए हुए हैं। मोस्ट हाई कोर्ट्स इन द कंट्री हैव बीन अगेंस्ट द पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ देयर जजेस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ज़्यादातर देश के जो हाई कोर्ट्स हैं, मतलब अलग अलग राज्यों में जो हाई कोर्ट्स हैं, वो इस बात के खिलाफ है, ठीक है, कि उनके जजेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाए, वो इसके अगेंस्ट है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2012 में एक रिजोल्यूशन पास किया था जिसमें यह कहा गया था कि दैट इट स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट्स टू ब्रिंग डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स बाय जजेस अंडर द परव्यू ऑफ आरटीआई एक्ट। उसमें यह कहा था कि वो इस बात का बहुत कड़े तरीके से ऑब्जेक्ट करते हैं, इसका विरोध करते हैं, इस पर आपत्ति जताते हैं कि जो जजेस के एसेट्स का डिस्क्लोजर है उसको आरटीआई के दायरे में रखा जाए। वो इसके बिल्कुल विरोध में थे, उसको उन्होंने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया था। ऐसा रिजोल्यूशन पास किया उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2012 में। इंडियन एक्सप्रेस ने भी अर्लियर एक आरटीआई फाइल की थी रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द जजेस ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जानने के लिए आरटीआई फाइल की गई थी। कोर्ट ने रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो जानकारी है, वो आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर है। ठीक है, अब दिस न्यूज़पेपर रिसीव्ड सिमिलर रिस्पॉन्सेज टू इट्स आरटीआई एप्लीकेशंस फ्रॉम अ नंबर ऑफ अदर हाई कोर्ट्स। तो इन्होंने बाकी हाई कोर्ट्स में भी ट्राई किया, है ना, कि वहाँ के जजेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में पता किया जाए थ्रू आरटीआई,
जैसे कि राजस्थान हाई कोर्ट हो गया, है ना, बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया, गुवाहाटी हाई कोर्ट हो गया, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, सिक्किम हाई कोर्ट, लेकिन वहाँ से भी ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई। ठीक है। अब इन व्यू ऑफ दिस सिचुएशन, ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट की जो कमेटी है ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड लॉ एंड जस्टिस, उसने ये रिकमेंड किया 2013 में कि दैट लेजिस्लेशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू इंश्योर द मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, है ना। तो पार्लियामेंट की एक कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि एक ऐसा कानून लाया जाना चाहिए जिसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का मैंडेटरी डिस्क्लोजर हो। ठीक है, वॉलेंट्री नहीं, मैंडेटरी डिस्क्लोजर हो, ऐसा एक लॉ लाया जाए। लेकिन अभी तक इस रिकमेंडेशन को लेकर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है, ऐसा कोई भी लॉ अभी तक लाया नहीं गया है, लाने के बारे में कोई विचार भी नहीं चल रहा है। अनलाइक मैनी पब्लिक सर्वेंट्स, अब देखो पब्लिक सर्वेंट्स अनलाइक जजेस, जजेस के अलावा जो बाकी पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, दे आर ऑफन मैंडेटेड टू डिक्लेयर देयर एसेट्स, उनको अपने एसेट्स जो है वो मैंडेटरी डिक्लेयर करने पड़ते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स को इजीली एक्सेसिबल भी होती है। 2005 में जो आरटीआई एक्ट पास किया गया, उसका मकसद क्या था? ठीक है, कि सरकार का जो कामकाज करने का तरीका है, जो गवर्नमेंट की वर्किंग है, उसमें ट्रांसपेरेंसी, है ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना। ठीक है, तो उससे फ़र्क पड़ा है, मतलब ये जो एक्ट पास हुआ 2005 का आरटीआई एक्ट। अब जैसे यहाँ पर आरटीआई एक्ट हैज़ पुश्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू एनुअली डिक्लेयर देयर एसेट्स टू देयर रेस्पेक्टिव कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़। ठीक है, तो ये जो एक्ट है, इसकी वजह से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो एनुअली, सालाना तौर पर अपना जो रिस्पेक्टिव कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं उनको अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं। और ज़्यादातर केसेस में ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होती है। कई सारे राज्य जैसे कि गुजरात, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, इनमें स्ट्रिक्ट प्रोविज़न है कि स्टेट लेवल ब्यूरोक्रेट्स को अपने एसेट्स जो है वो डिक्लेयर कर रहे होंगे, और ये भी पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है ज़्यादातर, या फिर आप आरटीआई एप्लीकेशंस के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जब यूपीए 2 गवर्नमेंट आई 2009 में, 2009 से 2014 में, तो इट हैज़ बिकम अ नॉर्म, तो ये एक नॉर्म बन जाता है फॉर द यूनियन मिनिस्टर्स। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, कि वो अपने डिक्लेरेशंस जो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सबमिट करते थे। नाउ डेज दीज कैन बी एक्सेस्ड वाया द पीएमओज वेबसाइट, अब ये पीएमओ की वेबसाइट में भी अवेलेबल है, और कई राज्यों की सरकारों ने भी फिर इस चीज़ को फॉलो करना शुरू किया। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो अपने डिक्लेरेशन स्पीकर को देते हैं, अगर लोकसभा के वो एमपी हैं तो उनके लिए, और अगर राज्यसभा के वो एमपी हैं तो वो जो हाउस के यानी कि राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं उनको अपने ये डिक्लेरेशन सबमिट करते हैं। हालांकि ये पब्लिक के सामने अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनको आरटीआई एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, और कई सारे राज्यों में भी स्थितियाँ ऐसी ही हैं, है ना, कि वहाँ के भी जो एमएलए और एमएलसीज होते हैं वो अपने अपने हाउस के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको अपनी डिक्लेरेशंस देते हैं। फिर एक चीज़ ये भी होती है कि कोई भी व्यक्ति अगर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहता है, लोकसभा राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, या फिर राज्य की जो असेंबली है या काउंसिल है वहाँ का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसको अपने नॉमिनेशन प्रोसेस के दौरान, यानी कि जब वो अपना नामांकन पत्र भरता है ना, नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है, उस समय ही उसको अपने जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो पब्लिकली डिक्लेयर करनी होती है। कभी आपने अगर ये चीज़ गौर की हो कि जब चुनाव होने वाले होते हैं, ठीक है, मतलब चाहे कोई भी चुनाव हो, जैसे अभी रिसेंटली सबसे ज़्यादा रिसेंट कौन सा हुआ है, दिल्ली का चुनाव हुआ है, उसमें क्या होता है, जब आप देखेंगे, अब और न्यूज़पेपर का तो मुझे नहीं पता, बट इंडियन एक्सप्रेस में मैंने देखा है ये चीज़, कि जब भी न्यूज़पेपर, मतलब जब भी इलेक्शंस होने होते हैं, उसमें डेली कुछ कुछ कैंडिडेट्स के, दो दो तीन तीन कैंडिडेट्स के ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है कि उनके पास कितनी है संपत्ति है ना, कितने उनके एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। ठीक है, क्योंकि वो नॉमिनेशन फॉर्म जब भरा जाता है तो उसमें पब्लिकली ये चीज़ें ओपनली डिस्क्लोज करनी होती हैं। ठीक है, और उसमें एक ये भी प्रोविज़न होता है कि अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आपका नॉमिनेशन जो है वो भी कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। अब ये जो प्रोसेस है ये इस्टेब्लिश हुई एज अ रिजल्ट ऑफ 2002 ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट मैंडेटिंग द सेम। ठीक है, 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था और जिसमें कहा था कि जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए अपना एसेट्स और लाइबिलिटीज़ डिक्लेयर करनी मैंडेटरी है। This is by far the most detailed declarations that any public servant has to make
एंड इवन अ माइनर मिस्टेक कैन लीड टू अ कैंडिडेट्स नॉमिनेशन बीइंग रिजेक्टेड। वही मैंने बताया कि इसमें काफ़ी डिटेल में, मोस्ट डिटेल मतलब अभी तक जितना भी जहाँ जहाँ पर भी मतलब या जिन जिन लोगों को भी अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ डिक्लेयर करनी होती हैं, उसमें से सबसे डिटेल्ड तरीके से ये नॉमिनेशन प्रोसेस के दौरान किया जाता है। और इसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ गलती हुई या बाद में पाया गया कि कुछ गलती है, तो आपका नॉमिनेशन जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। मतलब सिर्फ इन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लेकर ही नहीं, नॉमिनेशन फॉर्म में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत पाई गई तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। मैं यहाँ पर एक दो पॉइंट और ऐड कर सकता हूँ, बट नहीं करूँगा, छोड़ो, है ना। मतलब ये डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स को लेकर या जो नॉमिनेशन फॉर्म में जो चीज़ें दी जाती हैं उसको लेकर। ठीक है, चलो, आई होप बात क्लियर है। ये चीज़ आप समझ गए, है ना, डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स। इसके बाद हम लोग अगला आर्टिकल देखते हैं। ये बात कर रहा है थ्रेड एंड वीव ऑफ रिफॉर्म। अच्छा आर्टिकल है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझेंगे। और कोशिश आप लोगों को ये करनी है कि इस तरीके का आर्टिकल जब मैं आप लोगों के साथ कवर कर रहा हूँ, खासकर कोई भी आइडियाज़ पेज या एडिटोरियल पेज का, तो उसको आपको शॉर्ट में, है ना, हेडिंग वाइज या पॉइंट वाइज जो है वो चीज़ें लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको अभी तक नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ यू हैव टू ट्राई इट। ठीक है, अदरवाइज़ आप इस तरीके के जो भी आर्टिकल हैं उसमें से आप इन्फॉर्मेशन को अगर पूरा का पूरा ऐसे ही आपने उठा के एज इट इज़ लिख दिया आपने नोट्स में, तो इट वोंट बी दैट मच हेल्पफुल। वो उतना ज़्यादा हेल्पफुल या बेनिफिशियल नहीं होगा। आपको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, चलिए मैं पहले यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पर ये लिखा है, इंडिया ने एक एम्बिशियस टारगेट रखा है, और वो ये है कि टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट जो लगभग 2023-24 में $35 बिलियन के आसपास है, इसको 2030 तक $100 बिलियन का करना है। ठीक है, टेक्सटाइल और अपैरल का एक्सपोर्ट। तो अच्छा, पहली बात तो ये है कि व्हाट इज़ टेक्सटाइल एंड व्हाट इज़ अपैरल। टेक्सटाइल का मतलब होता है, आप सिंपल शब्दों में अगर कहें, कपड़ा। ठीक है, जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री होती है उसको क्या कहा जाता है, कपड़ा मंत्रालय। ठीक है, तो टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, रॉ मटेरियल। ठीक है, अपैरल मतलब जो उस कपड़े से आप ड्रेस बनाते हैं। ठीक है, कपड़े से अलग अलग तरीके की ड्रेस बन सकती हैं, है ना, तो उसको कहा जाता है, जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज अपैरल, और जो रॉ मटेरियल है फॉर मेकिंग दैट अपैरल दैट इज नोन एज टेक्सटाइल। क्लियर है बात। तो यहाँ पर इंडिया ने टारगेट क्या रखा है कि जो टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट है $35 बिलियन के आसपास का हमारा 2023-24 में, इसको 2030 तक $100 बिलियन तक पहुँचाना है एक्सपोर्ट। ठीक है, अब इससे एक क्रिटिकल क्वेश्चन जो है वो रेज होता है, सवाल उठता है, और वो ये है कि क्या ये जो एम्बिशन है, इज़ दिस ग्राउंडेड इन रियलिटी, कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाए, लगभग 3 गुने के आसपास बढ़ जाए, और या फिर ये जस्ट एक डे ड्रीम है, यानी कि फिर ये दिन में सपने देखने जैसा है। ठीक है, इफ़ यू लुक एट द लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड में देखें तो इंडिया का जो, अब आगे जाके हर जगह वर्ड TNA लिखा होगा, TNA का मतलब वही है, टेक्सटाइल एंड अपैरल्स। इसका जो एक्सपोर्ट है ये 2001 में लगभग 11-11.5 बिलियन डॉलर के आसपास था, और 2023-24 में ये बढ़ के $35 बिलियन के आसपास हो गया। ठीक है, तो स्टडी इसमें राइज हुआ है। और अभी की अगर हम बात करें तो हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है ना, वो लगभग $775 बिलियन के आसपास है, $775 बिलियन के आसपास है। उसका ये सिर्फ 4% है। ठीक है, तो इस पेस पर अगर हम चलें और हमें अगर $100 बिलियन का टारगेट अचीव करना है 2030 तक, तो ये बहुत मतलब मुश्किल लगता है, ये टारगेट अचीव करना बहुत मुश्किल लगता है, अनलेस हम कोई बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक या गेम चेंजिंग रिफॉर्म्स इसमें ना लेके आएँ। ठीक है, तो ये कंटेक्स्ट हो गया कि क्या इन्होंने बात यहाँ पर कही है। अब अगर हम थोड़ा सा नंबर्स में और ज़्यादा डीप जाएं, तो जो अपैरल सेगमेंट है, ठीक है, ओवरऑल T&A एक्सपोर्ट यानी कि टेक्सटाइल और अपैरल में, अगर हम बात करें सिर्फ अपैरल्स की, तो 42% जो एक्सपोर्ट है, टोटल T&A का जो एक्सपोर्ट है उसमें से अपैरल का एक्सपोर्ट 42% है। ठीक है, FY 2001 में, यानी कि 2001 में जहाँ ये 5.5 बिलियन के आसपास था, ये 2023-24 में बढ़ के लगभग $14.5 बिलियन के आसपास हो गया अपैरल्स का एक्सपोर्ट। ठीक है, इसका जो शेयर है
ग्लोबल अपैरल एक्सपोर्ट में वो लगभग 3% के आसपास ही है। यानी कि जो पूरी दुनिया में अपैरल का एक्सपोर्ट होता है उसमें हमारा जो अपैरल एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 3% के आसपास ही है। ठीक है। और वहीं हमारे जो कंपटीटर्स हैं जैसे कि बांग्लादेश और वियतनाम, वो हमसे इस मामले में आगे हैं। बांग्लादेश का जो ग्लोबल शेयर है वो 2.2% से बढ़कर लगभग 9.5% के आसपास हो गया है। और वियतनाम का जो शेयर है वो 1% के आसपास हुआ करता था, वो बढ़ के लगभग 6% के आसपास आने को है। ठीक है, 2000 से लेकर 2023 के बीच का डेटा ये बताया गया है। लेकिन हमारा जो शेयर है वो अभी भी लगभग 3% के आसपास ही बना हुआ है। तो ग्लोबल एक्सपोर्ट जो है, मतलब ग्लोबल अपैरल एक्सपोर्ट में हमारा शेयर बढ़ नहीं रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? बांग्लादेश और वियतनाम का तो बढ़ रहा है, हमारा क्यों नहीं बढ़ रहा है? ठीक है। अब इसमें से भी जो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दिस शिफ्ट है, मतलब जो ये दोनों देशों का शिफ्ट हुआ है, ये 2010 के बाद हुआ। ठीक है, 2010 में हुआ क्या कि चाइना का जो ग्लोबल मार्केट शेयर है, चाइना का ग्लोबल मार्केट शेयर लगभग 35% के आसपास हुआ करता था, वो गिर के 30% से कम हो गया। क्यों? क्योंकि उसका यूएस के साथ ट्रेड वॉर चल रहा है, मतलब उस समय से ही चल रहा है ये, है ना। तो इसका थोड़ा सा शेयर कम हुआ। तो इसका जो शेयर कम हुआ वो बांग्लादेश और वियतनाम ने कैप्चर कर लिया। वी वर नॉट एबल टू कैप्चर इट। ठीक है। सो व्हाट इज प्रिवेंटिंग इंडिया फ्रॉम सीजिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड इट्स अपैरल एक्सपोर्ट्स एंड कैप्चर द मार्केट स्पेस लेफ्ट बिहाइंड बाय चाइना? तो अच्छा सवाल है कि जो मार्केट स्पेस चाइना का एक्सपोर्ट कम होने की वजह से क्रिएट हुआ, हमें क्या रोक रहा है कि हम उस मार्केट को कैप्चर कर लें, हम अपना जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाएं, और जो मार्केट स्पेस चाइना के एक्सपोर्ट कम होने की वजह से स्पेस क्रिएट हुआ है मार्केट में, हम उसको कैप्चर कर लें। क्या रोक रहा है हमें ऐसा नहीं करने से? तो इसके बाद आगे ये कह रहे हैं कि इंडिया शुड नॉट ओनली फोकस ऑन अपैरल एक्सपोर्ट्स बट द एक्सपोर्ट्स ऑफ द एंटायर T&A सेक्टर इफ इट इज़ टू अचीव इट्स टारगेट ऑफ $100 बिलियन। अगर हमें $100 बिलियन का जो टारगेट है, अगर ये अचीव करना है, तो सिर्फ अपैरल एक्सपोर्ट्स के ऊपर नहीं बल्कि पूरे के पूरे सेक्टर यानी कि टेक्सटाइल और अपैरल्स दोनों के एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस करना होगा। तो फॉर दिस लेट अस dig into the challenges that lie ahead in the textile value chain from farm to foreign। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो टेक्सटाइल सेक्टर की जो पूरी की पूरी वैल्यू चेन है उसमें क्या चैलेंजेस हैं उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चैलेंजेस स्टार्ट होंगे। तो फार्म लेवल पर हमें पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार हुआ करती थी तो उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि बीटी कॉटन हाइब्रिड्स को इंट्रोड्यूस किया था 2002 में। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी चेंज, इस पॉलिसी चेंज के बाद हुआ क्या, भारत का जो कपास, जो कॉटन का प्रोडक्शन है, वो जहां 2002-03 में 13.6 मिलियन बेल्स बेसिकली आपने देखा होगा जब कॉटन को आप मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके बेल्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े गट्ठर से बनाए जाते हैं उसके, है ना, रोल करके, उनको कहते हैं बेल्स। तो जहां 2002-03 में 13.6 मिलियन बेल्स का प्रोडक्शन हुआ था, वहीं 2013-14 में ये बढ़ के लगभग $40 मिलियन के आसपास पहुंच गया, है ना। 193% का इंक्रीज था। और ये जो जीन रिवॉल्यूशन है इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, है ना। 87% प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज देखने को मिला। 302 किलो प्रति हेक्टेयर जहां कॉटन या कपास हुआ करता था 2002-03 में, वो बढ़ के 2013-14 में प्रति हेक्टेयर 566 kg जो है वो होने लगा। द एरिया अंडर कॉटन कल्टिवेशन ऑल्सो एक्सपेंडेड। ठीक है, जिस एरिया में कॉटन उगाया जाता था, कॉटन की खेती होती थी, उसमें भी 56% की इंक्रीज देखने को मिला। लेकिन 2014 के बाद से जो कॉटन प्रोडक्शन है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहा है ना। इसमें लगातार या जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। आउटपुट जो है वो 2024-25 में 30 मिलियन बेल के आसपास रह सकता है, यानी कि पिछले 15 सालों का सबसे न्यूनतम। और इंडिया जो है वो कॉटन का, कपास का नेट इंपोर्टर बनने वाला है। ठीक है, इंपोर्ट्स रीचिंग 2.6 मिलियन बेल्स, इंपोर्ट जो है वो 2.6 मिलियन बेल्स हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो और जो एक्सपोर्ट है 2023-24-25 का वो 1.5 मिलियन बेल्स है और 2.6 मिलियन बेल्स हमारा इंपोर्ट है। तो हम नेट इंपोर्टर यहाँ पर अब बनने वाले हैं, तो इससे बड़ी समस्या हो गई है। दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन फ्रॉम पीक एक्सपोर्ट्स ऑफ 11.7 मिलियन बेल्स इन FY14। 2013-14 में
जहां हम लगभग 12 मिलियन बेल के आसपास एक्सपोर्ट करते थे और हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ मतलब 90% से के आसपास गिरावट है, हम सिर्फ 1.5 बिलियन बेल्स एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। अब दिस डिबेकल इज लार्जली कॉज्ड बाय, डिबेकल मतलब जो ये गिरावट है ये लार्जली किस वजह से हुई है, बाय नॉट अलाउिंग द नेक्स्ट जनरेशन हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी सीड्स टू कम इनटू इंडिया डिस्पाइट क्लियरेंस बाय द एपेक्स GEAC, that is Genetic Engineering Appraisal Committee अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यानी कि इस मिनिस्ट्री के जो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है ना, इस कमेटी के अप्रूवल मिलने के बावजूद भी जो हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन है उसको भारत में नहीं आने दिया जा रहा है। ये मेन रीज़न है। वाइल इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूजेज अ वैरायटी ऑफ फाइबर्स, इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कई तरीके के फाइबर का इस्तेमाल करती है, कॉटन भी करती है, मैन मेड फाइबर्स का इस्तेमाल भी करती है ना, 60 और 40 के रेशो में। ये ग्लोबल एवरेज जो है, जो ग्लोबल एवरेज है, ग्लोबल एवरेज में कॉटन का इस्तेमाल काफ़ी कम होता है, 30% के आसपास, और 70% के आसपास जो मैन मेड फाइबर है उसका इस्तेमाल होता है। बट हमारे देश में कॉटन का इस्तेमाल अभी भी ज़्यादा है और मैन मेड फाइबर का इस्तेमाल कम है। ये हाईलाइट करता है, हाईलाइटिंग अ शिफ्ट टूवर्ड्स मैन मेड फाइबर्स। ठीक है, तो दुनिया में ऐसा हो रहा है कि मैन मेड फाइबर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इंडिया में लगभग 1 लाख से ज़्यादा गारमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर 80% के आसपास जो है वो डिसेंट्रलाइज सेक्टर में है। इनके एक्सपोर्ट जो है वो इनकी पोटेंशियल के कंपैरिजन में काफ़ी कम है ना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ये अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी स्लो अडॉप्शन है वहाँ पर। जो वैल्यू चेन इंटीग्रेशन है वो भी बहुत कम है, इस वजह से इनका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है। ग्लोबल अपैरल मार्केट जो है वो 2030 तक $2.37 ट्रिलियन का हो सकता है। ठीक है, ये एक एस्टिमेट है और इससे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या अवसर भी पैदा होता है। हालांकि जो प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल दैट इज़ PM मित्र स्कीम है, इसका एम यह है कि इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स बनाना, हाई लैंड रिक्वायरमेंट टू एक्सक्लूड्स MSMEs लिमिटिंग इट्स रीच। लेकिन इसमें जो हाई लैंड की रिक्वायरमेंट है उससे MSMEs जो हैं वो इसमें मतलब शामिल नहीं हो सकते। टू ओवरकम द चैलेंजेस एंड अचीव द एम्बिशियस टारगेट ऑफ TNA एक्सपोर्ट्स बाय 2030 इंडिया मस्ट अडॉप्ट स्ट्रेटेजिक अप्रोच एंड इम्प्लीमेंट बोल्ड पॉलिसी रिफॉर्म्स। ठीक है, तो अगर 2030 तक का जो हमारा टारगेट है $100 बिलियन का, अगर उसको हम अचीव करना चाहते हैं तो हमें स्ट्रेटेजिक अप्रोच लेके चलना होगा और कुछ बोल्ड पॉलिसी रिफॉर्म्स करने होंगे। पहला ये लिखा है कि इंडिया का जो गारमेंट सेक्टर है उसको फैशन ड्रिवन इंडस्ट्री बनना होगा। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए इट इज़ क्रूशियल टू इंसेंटिवाइज एंड इन्वेस्ट इन MMF बेस्ड अपैरल while removing non-tariff barriers such as the quality control orders on MMF। ठीक है, हमें MMF बेस्ड अपैरल्स बनाने होंगे। ठीक है, मतलब जो मैन मेड फाइबर है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा और इसमें जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जैसे कि MMF में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स लगाए जाते हैं, इनको भी रिमूव करना होगा। 2024 में जो MMF के लिए रॉ मटेरियल है, मैन मेड फाइबर्स के लिए जो रॉ मटेरियल है जैसे कि पॉलिएस्टर हो गया या विस्कोस हो गया, ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। ठीक है, लगभग 20% के आसपास, बाकी हमारे कंपटीटर्स के कंपैरिजन में लाइक चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम। तो इसलिए वहाँ का जो मैन मेड फाइबर बनता है वो सस्ता बनता है एज़ कम्पेयर टू हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में ये महंगे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो PM मित्र स्कीम है इसको फास्ट ट्रैक करना होगा ताकि इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल हब्स बनाए जा सकें, है ना, जिससे स्केलेबिलिटी और एफिशिएंसी इन फैब्रिक एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। तीसरा पॉइंट ये लिखा है कि यूरोपियन यूनियन और US के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स नेगोशिएट करने होंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और US दो ऐसे की मार्केट्स हैं जहां पर इंडिया का अपैरल एक्सपोर्ट का 66% जाता है। ठीक है, अगर वहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उन देशों के साथ होगा तो इससे हमारे एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। करेंटली ये मार्केट जो है वो लगभग 9.7% और 11.47% के आसपास इंडिया के अपैरल्स के ऊपर टैरिफ लगाता है। मतलब यूरोपियन यूनियन लगभग 10% के आसपास और अमेरिका 11.5% के आसपास। और वहीं अगर हम बात करें ये देश, जैसे यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन हमारे कंपटीटर्स के ऊपर, जैसे कि बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश को 0 ड्यूटी एक्सेस देता है, मतलब उसके सामान के ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लग रहा है अंडर द GSP एवरीथिंग बट आर्म्स अरेंजमेंट जो 2001 में साइन हुआ था। और
वियतनाम के अपैरल एक्सपोर्ट्स के ऊपर सिर्फ 1.66% टैरिफ लगाता है। ये यूरोपियन यूनियन और वियतनाम का एक एफटीए हुआ है। इसकी वजह से होता क्या है कि इंडिया के एक्सपोर्ट जो है वो कंपैरेटिव, उनको कंपटीटिव डिसएडवांटेज हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि इन देशों के सामान में तो टैरिफ लग नहीं रहा, तो इनका सामान सस्ता बिकेगा वहाँ जाके, है ना। हमारा सामान हम एक्सपोर्ट करेंगे, महंगा बिकेगा, तो हमारा सामान क्यों लेगा कोई। तो इसलिए कंपटीटिव हमें, हमारी एडवांटेज यहाँ से चली जाती है। सो फास्ट ट्रैकिंग ट्रेड नेगोशिएशंस इज एसेंशियल। इसीलिए ट्रेड नेगोशिएशंस बहुत ज़रूरी हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह करने। एडिशनली इंडिया शुड एक्सप्लोर इमर्जिंग मार्केट्स। इंडिया को जो उभरते हुए बाज़ार हैं, जो उभरते हुए मार्केट्स हैं, जैसे कि जापान, रशिया, ब्राज़ील और साउथ कोरिया, ये एक्सप्लोर करने होंगे, है ना। विच ऑफर सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोडक्ट्स लाइक, यहाँ पर इस तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा अवसर या अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कि विमेन के जो वेस्टर्न वेयर हैं, इंटीमेट वेयर हैं, स्विम वेयर हैं, आउटर वेयर हैं, इनका यहाँ पर काफ़ी अच्छा मार्केट हो सकता है। तो इंडिया को ये भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। इसके बाद ये लिखा है कि अगला पॉइंट ये है, इम्प्रूविंग द कॉटन प्रोडक्टिविटी एंड फाइबर क्वालिटी इज़ अ क्रूशल स्टेप, इज़ अ क्रिटिकल स्टेप। ठीक है, कॉटन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और फाइबर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये भी एक क्रिटिकल स्टेप है। इंडिया का जो सिग्निफिकेंट एडवांटेज है, दैट लाइज इन इट्स स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ नेचुरल फाइबर प्रोडक्शन, पर्टिकुलरली कॉटन विच इज़ अंडर यूटिलाइज्ड। इंडिया का जो सिग्निफिकेंट एडवांटेज है वो इस चीज़ में है कि हमारा जो नेचुरल फाइबर प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, पर्टिकुलरली कॉटन, लेकिन हम उसको यूटिलाइज कर नहीं पा रहे हैं, है ना, उस एडवांटेज को। स्ट्रीमलाइनिंग द अप्रूवल प्रोसेस फॉर जीएम क्रॉप्स एंड एस्टेब्लिशिंग अ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम विल स्पीड अप द अडॉप्शन ऑफ हाई यील्ड पेस्ट रेजिस्टेंट नेक्स्ट जनरेशन कॉटन वेराइटीज़। तो हमें पहली बात तो यह है कि जो ये जीएम क्रॉप्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, इनकी अप्रूवल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना होगा, और जो भी क्लियरेंस सिस्टम है उनको सिंगल विंडो में लेके आना होगा। तो इससे क्या होगा कि जो हाई यील्ड पेस्ट रेजिस्टेंट और नेक्स्ट जनरेशन की कॉटन वेराइटीज़ हैं, उनका अडॉप्शन तेज़ी से हो सकेगा। फर्दर मोर इरीगेशन एक्सपेंड करना होगा, हाई डेंसिटी प्लांटिंग टेक्निक को प्रमोट करना होगा, और प्रिसीशन फार्मिंग में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इससे इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी गैप है, ठीक है, मतलब हमारे देश में जहाँ लगभग 435 किलो प्रति हेक्टेयर के आसपास प्रोडक्टिविटी है, और ग्लोबल लीडर्स अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना लगभग 1945 किलो प्रति हेक्टेयर कॉटन उगा रहा है। ब्राज़ील की बात करें तो 1840 केजी पर हेक्टेयर के आसपास है। ठीक है, तो ये इस प्रोडक्टिविटी गैप को भी हम लोग कम कर पाएंगे। इन क्रिटिकल एरियाज़ को एड्रेस करके इंडिया जो है वो खुद को इस पोजीशन पर रख सकता है कि वो T&A एक्सपोर्ट्स में, यानी कि टेक्सटाइल और अपैरल के एक्सपोर्ट्स में एक लंबी छलांग लगा सकता है, और अपना जो एम्बिशियस टारगेट है $100 बिलियन का, उसके आसपास तक पहुंच सकता है। बट दिस इज़ फिजिबल ओनली इफ़ द मोदी गवर्नमेंट एम्ब्रेसेस दीज बोल्ड रिफॉर्म्स। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब अभी की जो मोदी सरकार है वो इन बोल्ड रिफॉर्म्स को एम्ब्रेस करती है। एम्ब्रेस करने का मतलब होता है अडॉप्ट करना, गले लगाना, ठीक है। एल्स इट विल रिमेन अ डे ड्रीम। अगर इन रिफॉर्म्स को नहीं लाया जाता है तो फिर ये जो टारगेट है ये एक दिन में देखने वाले सपने की तरह रहेगा। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। अच्छा आर्टिकल था, चैलेंजेस बताए गए हैं, कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम करना है, कैसे हमें अपना टारगेट अचीव करना है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो आपको अलग अलग पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना ये आना चाहिए। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। एक नई स्टडी में डीप सी माइनिंग के जो लास्टिंग इम्पैक्ट्स होते हैं उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है कि पैसिफिक ओशन का जो सी बेड है उसका एक स्ट्रिप जिसकी माइनिंग हुई थी मेटल्स के लिए लगभग आज से 40 साल पहले, वो एरिया अभी तक रिकवर नहीं कर पाया है। ऐसा एक स्टडी में सामने ये बात आई है। इसमें यह पाया गया है कि माइनिंग की वजह से यहाँ पर का जो सेडिमेंट है वो लॉन्ग टर्म सेडिमेंट चेंजेस हुए हैं, और कई सारे जो लार्जर ऑर्गेनिजम्स जो इस रीजन में रहते थे उनकी पॉपुलेशन भी कम हो गई है ना। ये फाइंडिंग्स ऐसे समय पर आई हैं जब इस बात की डिमांड बढ़ रही है कि एक मॉरेटोरियम लाया जाए ऑन ऑल डीप सी माइनिंग एक्टिविटीज़, की डीप सी माइनिंग एक्टिविटीज़ पे रोक लगाई जाए। पिछले हफ्ते ही 36 देशों ने एक काउंसिल की मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी इसको अटेंड किया था इन किंगस्टन, जमैका, ये डिस्कस करने के लिए कि क्या माइनिंग कंपनीज़ को सी फ्लोर से या ओशन फ्लोर से
मेटल एक्सट्रैक्ट करना अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, तो अब डीप सी माइनिंग होती क्या है? डीप सी माइनिंग का मतलब वही है कि जो मिनरल डिपॉजिट्स और मेटल्स हैं उनको ओशियन के सी बेड से, मतलब समुद्र का जो तल है वहाँ से मेटल्स और मिनरल डिपॉजिट्स रिमूव करना, दैट इज़ डीप सी माइनिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सच माइनिंग, 3 तरीके की माइनिंग होती है। एक है डिपॉजिट रिच पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स ऑफ द ओशन फ्लोर। ठीक है, ओशन फ्लोर में जो डिपॉजिट रिच पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं उनको आप वहाँ से ले लें। माइनिंग मैसिव सी फ्लोर सल्फाइड डिपॉजिट्स, सी फ्लोर में काफ़ी ज़्यादा सल्फाइड डिपॉजिट्स होते हैं, उनको आप माइन कर लें। और तीसरा होता है जो रॉक्स वगैरह होते हैं, है ना, उनको आप मतलब स्ट्राइप ऑफ कर सकते हैं, उनमें से कोबाल्ट का जो क्रस्ट है वो निकाल सकते हैं, मतलब उनको पत्थरों की आप जो आउटर सरफेस है उसको एक तरीके से स्क्रैच कर सकते हैं, छिल सकते हैं एक तरीके से, है ना। अब ये जो नोड्यूल्स डिपॉजिट्स या क्रस्ट हैं इनमें निकल, रेयर अर्थ मटेरियल्स और कोबाल्ट जैसी चीज़ें पाई जाती हैं। ये बैटरीज बनाने के लिए या फिर ऐसे मटेरियल्स बनाने के लिए जिनका इस्तेमाल हम रिन्यूएबल एनर्जी को टैप करने के लिए कर सकते हैं, वहाँ पर इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ जो एवरीडे टेक्नोलॉजी है हमारी, कंप्यूटर, सेलफोन, उनमें भी इन मेटल्स का इस्तेमाल या इन सब्सटेंसेस का इस्तेमाल होता है। डीप सी माइनिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग है वो अभी भी इवॉल्व हो रही है। कुछ कंपनीज जो हैं वो वैक्यूम मटेरियल आर लुकिंग टू वैक्यूम मटेरियल्स फ्रॉम द सी फ्लोर यूजिंग मैसिव पंप्स, यानी कि वो बड़े बड़े पंप लगा के चीज़ें वहाँ से मतलब सक करने की प्रयास में है। इस तरीके की चीज़ें डेवलप हो रही हैं। बाकी कुछ कंपनीज जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही हैं दैट वो टीच डीप सी रोबोट्स हाउ टू प्लग नोड्यूल्स फ्रॉम द फ्लोर, कि जिसमें डीप सी रोबोट्स वहाँ पर भेजे जाएंगे और उनको सिखाया जाएगा कि कैसे वो फ्लोर से नोड्यूल पिक कर सकते हैं। सम आर लुकिंग टू यूज़ एडवांस्ड मशीन्स दैट कुड माइन मटेरियल्स ऑफ साइड ऑफ ह्यूज अंडर वाटर माउंटेन्स एंड वॉल्केनोज। ठीक है, कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजीज भी डेवलप कर रहे हैं, कुछ ऐसी मशीन्स डेवलप कर रहे हैं कि जो वॉल्केनोज और वहाँ के बड़े बड़े अंडर वाटर माउंटेन्स हैं उनके साइड से भी वो मटेरियल निकाल सकते हैं। कंपनीज और गवर्नमेंट्स जो हैं वो इन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के ऊपर उनकी मतलब नज़र है ना, वो उनको स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के रूप में देखते हैं दैट विल बी नीडेड एज ऑन शोर रिजर्व्स आर डिप्लीटेड एंड डिमांड फॉर द मेटल्स कंटिन्यूज टू राइज। क्योंकि जो ऑन शोर रिजर्व्स हैं वो तो डिप्लीट हो रहे हैं और इन मेटल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो इसलिए इनको ये जो डीप सी रिसोर्सेज हैं इनको स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के रूप में देखा जाता है। अब इस स्टडी में क्या बात सामने आई है, स्टडी ने स्मॉल स्केल माइनिंग एक्सपेरिमेंट के इम्पैक्ट ऑन अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन सी फ्लोर, उसके इम्पैक्ट को देखा है। 1979 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो हैं वो सी बेड से रिमूव किए गए थे और साइंटिस्ट ने 8 मीटर स्ट्रिप को जो है स्टडी किया है। उनका ये कहना है कि द एक्सपेरिमेंट हैड लेड टू लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द सेडिमेंट्स ऑफ दैट एरिया। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से जो मतलब वहाँ से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को रिमूव किया गया, इसकी वजह से उस एरिया के सेडिमेंट्स में लॉन्ग टर्म चेंज आ गया, इतना लंबे समय तक भी वो रिकवर नहीं हो पाया है और वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स रहा करते थे उनकी पॉपुलेशन में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। इस स्टडी से जो एविडेंस प्रोवाइड हुआ है वो क्रिटिकल है फॉर अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स, कि इस तरीके की जो आप डीप सी माइनिंग या डीप सी से रिसोर्सेज आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसका लंबे समय में क्या इम्पैक्ट या क्या असर पड़ेगा, वो समझने के लिए जो इस स्टडी में एविडेंस प्रोवाइड किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। यहाँ पर ये कहा गया है कि ऑल्दो वी सो सम एरियाज विद लिटिल और नो रिकवरी, सम एनिमल ग्रुप्स वर शोइंग द फर्स्ट साइंस ऑफ रिकॉलोनाइजेशन और रीपॉपुलेशन। हालांकि वहाँ पर ऐसा रिकवरी के कोई बहुत ज़्यादा साइन तो देखने को उनको नहीं मिले हैं, बट कहीं कहीं पर ऐसा हो रहा है कि रिकॉलोनाइजेशन या रीपॉपुलेशन जो है वो कुछ एनिमल्स की देखने को मिल रही है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट साइंटिस्ट हैव रेज्ड कंसर्न्स अबाउट डीप सी माइनिंग। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि साइंटिस्ट ने डीप सी माइनिंग को लेकर चिंताएं जाहिर की हैं। प्रीवियस स्टडीज़ में भी ये देखा गया था कि अगर 200 मीटर से ज़्यादा नीचे अगर माइनिंग होती है तो इससे हार्मफुल नॉइज़, वाइब्रेशन, सेडिमेंट प्लूम्स और लाइट पॉल्यूशन होता है। 2023 की एक स्टडी जो जर्नल में पब्लिश हुई दैट इज़ करंट बायोलॉजी में, उसमें यह पाया गया कि एनिमल पॉपुलेशंस डिक्रीज इन रीजन्स वेयर डीप सी माइनिंग इज़ डन। ठीक है, जहाँ पर डीप सी माइनिंग होती है वहाँ पर एनिमल्स की पॉपुलेशन कम हो जाती है
एंड इट लीव्स अ ग्रेटर फुटप्रिंट देन प्रीवियसली थॉट। और इसका जो असर है वो जितना सोचा जाता है, जितना सोचा जाता था उससे कहीं ज़्यादा असर इसका होता है, कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट, कहीं मतलब लास्टिंग इम्पैक्ट जो है वो इसका रहता है। ठीक है, तो आई होप बात क्लियर है। यही आर्टिकल्स थे जो हमें डिस्कस करने थे। ये बेसिकली एनवायरनमेंट में चला जाएगा आपका आर्टिकल, है ना। क्लियर है। चलिए, तो सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये बता दूं कि हम लोग सी सेट की रिवीजन थ्रू PYQs की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पर रहेगी 45 डेज सीरीज़। टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं वो जो PYQs हैं वो डिस्कस करेंगे 2011 से लेकर 2024 तक के। बाकी इसको लेकर कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, आप उसको देख लें तो वहाँ से आपको डिटेल इसके बारे में पता लग जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आप प्रीलिम्स 2025 का पेपर दे रहे हैं तो आप इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कर सकते हैं। ये सारी टेस्ट सीरीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, है ना, ऐप और वेबसाइट में आप इसको एनरोल कर सकते हैं। आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर प्ले स्टोर पर आपको ऐप नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो एक नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का 9150449990, इस नंबर से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपको यहाँ पर ऐप का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ऐप डाउनलोड करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोस डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं और किसी भी तरीके की हेल्प या मदद आपको मिलती है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आपको ही मिलेगा, इस सेंस में कि ये सेशंस इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। बट उसके लिए हमें आपके साथ और कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।